नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर बिहार से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही है हमारे सहयोगी जूही सिंह। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार में ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। लालू यादव, उनके परिवार के अलावा उनके कई करीबियों के घर पर जो है वो छापेमारी करी गई है और इस दौरान लाखों रुपए कैश, सोने के जेवरात और अमेरिकी डॉलर भी जो है वो बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जो है ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और ये दूसरी बार है जब तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है। इससे पहले भी 4 फरवरी को उन्हें समन भेजा गया था, हालांकि वो तब पेश नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि तेजस्वी ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे और इसकी वजह उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होना बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी की तबीयत जो है वो ईडी की रेड के बाद बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं इस समन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 दिन से लालू यादव और उनके परिवार के घर पर रेड चल रही है। सरकार आपातकाल नहीं बल्कि तानाशाही से भी ऊपर उठकर यह सब कर रही है। इसके अलावा जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि ईडी की टीम को लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए, जिसके संबंध में परिवार के सदस्यों से पूछताछ चल रही है। प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि साल 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे और इसी दौरान उन्होंने लोगों से नौकरी के बदले जमीन अपने नाम कराए थे और इसको लेकर ही सीबीआई लालू और उनके परिवार के यहाँ जो है लगातार छापेमारी कर रही है। बताते चले कि मामले में ईडी की छापेमारी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर लालू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने जो है गिरफ्तार किया था, लेकिन अब ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अब ईडी ने भी यही आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जो है ईडी में जाँच का जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भी ये जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सख्त संदेश दिया है कि उनके ट्वीट से साफ है कि वो दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर जारी घमासान है, बावजूद दबाव में नहीं आएंगे, चाहे वो बीजेपी के कुछ भी कर लें। दरअसल आप नेता मनीष सिसोदिया ने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा है कि साहब, जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं मगर मेरी हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने स्वतंत्र सेनानी को भी दिया मगर उनके हौसले नहीं टूटे। इससे पहले यानी कि 8 मार्च को सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों के तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया है। वहीं बात की जाए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुकेश चंद भी जो है जेल के अंदर गिरफ्तार है। उन्होंने आज एलजी को पत्र लिखा। एलजी को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट मनीष सिसोदिया को दिया जा रहा है, इस तरीके से देखा जा रहा है और कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, तो उसमें जो है उन्होंने साफ साफ कहा है कि एलजी ने पत्र लिख के कहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनके पास फोनों का भी जिक्र छेड़ा है कि फोन भी उनके पास में है, उस पर राजनीति काफी घमासान मच रहा है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। क्या कुछ रहा खास, बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। शनिवार को विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट के प्रावधानों को जल्द से जल्द लागू करना और इस पर लोगों की राय जानने के लिए इस पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन किया है। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए आगे कहा कि कुछ सालों में हमने स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के जरिए करोड़ों युवाओं के स्किल्स में सुधार किया है और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। आजादी के बाद हमारे कारीगरों को सरकार से
जिस भी मदद की आवश्यकता है वो उन्हें मिल नहीं पाई है। यही वजह है कि आज हम पुश्तैनी और पारंपरिक व्यवसाय छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस वर्ग को ऐसे ही अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान ऐसे ही कारीगरों और कलाकारों के लिए शुरू किया गया है। इस सम्मान का उद्देश्य उनके हुनर को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे समाज में कारीगरों की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाँव में भले ही डॉक्टर ना हो लेकिन पारिवारिक सुनार जरूर होते हैं। बता दें कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत जो कारीगर है, जो शिल्पकार है, उनको वित्तीय सहायता मिलेगी और इसका लाभ कुम्हार और सुनार भी उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन निकांत गुप्ता के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। छत्तीसगढ़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की चर्चा। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। सबसे अहम मुलाकात में यह बात सामने निकल कर आई है कि G20 का होने वाला सम्मेलन सितंबर में छत्तीसगढ़ में होगा, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेश बघेल ने विस्तृत चर्चा की और भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया कि G20 का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में सफल होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनगणना कराने की मांग को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जनगणना कराना आवश्यक होगा, इसलिए सर जनगणना छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, जिसे लेकर प्रधानमंत्री से अपील की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ छत्तीसगढ़ में कोल रॉयल्टी और GST के पैसे को लेकर भी बात की। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा के केसों के बीच नीति आयोग ने महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बता रहे हैं विशाल मिश्रा। देश में बढ़ते इन्फ्लुएंजा के मामलों के बीच आज नीति आयोग ने अहम बैठक की है। नीति आयोग ने निर्देशित करते हुए राज्यों को कहा है कि आप अस्पतालों में तमाम जो इस वायरस से लेकर निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द, क्योंकि ये वायरस अब तक इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के नीति आयोग काफ़ी सतर्क दिख रहा है और अस्पतालों में इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए साफ निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि H3N2 वायरस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार सभी राज्यों में इस वायरस को लेकर के ITSP यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए रियल टाइम बेसिस पर निगरानी रखी जा रही है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि मार्च के आखिरी तक सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के नीति आयोग ने साफ निर्देशित कर दिया है कि राज्यों को कि वो अपने अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि इस वायरस से बचा जा सके, क्योंकि ये वायरस अब तक 2 लोगों की जान ले चुका है और काफ़ी ये जो कोरोना वायरस था उससे ज़्यादा प्रभावी वायरस बताया जा रहा है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। आखिर क्यों है दिल्ली दौरे पर, क्या कुछ वजह है इस दौरे की, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और राज्य के जो समसामयिक विषय हैं उन विषयों पर परिचर्चा कर सके, राज्य के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उनके साथ मुलाकात की गई है। राज्य की तरफ से मांग की गई है कि 2024 तक जो राज्य को विशेष कोटा दिया जाता है उस कोटे में बढ़ोतरी की जाए और उस कोटे को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि राज्य में जो बिजली का संकट है जो आने वाले दिनों में और गहरा सकता है उससे समाधान निकाला जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से मुलाकात करी है। आज NSS जो प्रमुख हैं अजीत डोभाल, उनसे मुलाकात की है और उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से विकास की गति को तेज किया जा सकता है उन सभी विषयों पर बातचीत की है। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा राज्य के विकास से जुड़ा हुआ और राज्य की जनता के लिए बड़ी सौगात वाला कहा जा सकता है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। क्या आपके गले में खराश है, क्या आपको बुखार आ रहा है, सांस लेने में क्या वाकई में तकलीफ हो रही है? अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
हमारे सहयोगी प्रियम की ये रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी लखनऊ में मौसम बदलने के साथ अब H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लगातार सर्दी खांसी के जो मरीज हैं उनमें इस वायरस की पुष्टि हो रही है। मेडिकल कॉलेज यानी कि KGMU के अंदर आने वाले जो मरीज हैं उनमें भी इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार जो इस वायरस की चपेट में आए हुए लोग हैं उनके अंदर खांसी जुकाम जो है वो कई दिनों तक रुक रहा है। माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से इजाफा हुआ तो सरकार इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। ऐसे मरीजों के अंदर इस बीमारी को ठीक होने में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत खतरनाक वायरस नहीं है और कुछ दिन में अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है और होली का त्योहार हुआ तो उसके बाद से इस वायरस के जो मरीज की संख्या है वो तकरीबन 30% तक उसमें इजाफा हुआ है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कार्यरत है और सभी जो उपाय हो सकते हैं संभव वो उसको लेकर किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्दी अगर इस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो सरकार इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है कि किस तरीके से अगर इस तरीके के जो वायरस है उसके सिम्टम्स किसी मरीज में नजर आते हैं तो उसको किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। तो इसको लेकर भी माना जा रहा है कि जल्दी सरकार विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर सकती है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। हर रोज नई कार्रवाई हो रही है। पीडीए हर दूसरे दिन माफियाओं के अवैध ठिकानों को नस्तेनाबूद कर रहा है। फिलहाल प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड केस में क्या कुछ है अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी शुएब रिजवी। प्रयागराज में उमेशपाल की हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी पुलिस को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। हालांकि एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार कोशिशें कर रही हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार एसटीएफ की एक टीम को ऐसी जानकारी मिली है कि शूटर्स यहां पर उमेशपाल की हत्या करने के बाद बहराइच की तरफ पहुंचे थे और बहराइच के एक होटल में वो रोके भी थे। उसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शूटर्स नेपाल निकल चुके हैं। हालांकि पुलिस अभी इस तमाम एंगल पर जांच भी कर रही है और उस होटल के डेटा को खंगालने की कोशिश कर रही है जहां पर इन लोगों के रुके होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अब उस होटल के बारे में कितनी जानकारी एसटीएफ को या पुलिस को लग चुकी है अभी इसके बारे में जानकारी तो नहीं है। लेकिन पुलिस और एसटीएफ जिस तरह से काम कर रही है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ एसटीएफ इस तरह की कार्रवाइयों को और तेज़ करेगा बल्कि इस तरह के लोग जिन्होंने इन अपराधियों को मदद की है उनके मकानों पर फिर एक बार बुलडोज़र कल चलता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अभी भी 14 दिन बीत जाने के बाद जिस तरह से पुलिस के हाथ खाली है उससे पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लग रहे हैं और शासन के मंशा के विपरीत अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई न कर पाने की वजह से पुलिस दबाव में भी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी बल्कि पीडीए के जरिए बुलडोज़र से भी कार्रवाई संभव है। शुएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष आक्रामक है क्योंकि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ था। वहीं इस पूरे मामले की दोबारा से जांच किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीती 9 फरवरी को देहरादून के गांधी पार्क में युवाओं पर बरसाई गई लाठीचार्ज के विरोध में अब सीधे तौर पर नई सियासत जन्म देती हुई नजर आ रही है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट, गृह सचिव की जो रिपोर्ट है, दोनों ही अलग अलग नजर आ रही है। गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से जो रिपोर्ट या जो पत्र पुलिस मुख्यालय को भेजा गया उसमें लाठीचार्ज को सही माना गया है। ऐसे में विपक्ष अब सवाल खड़े करने लगा है कि पुलिस की तरफ से जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई थी इस लाठीचार्ज के विरोध में आखिर वो किस नियम के तहत की गई थी। इसके अलावा ना तो अभी तक ये खुलासा हो पाया है कि लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ था और ना इस बात का निर्णय निकल पाया है कि आखिर दोषी कौन है। ऐसे में समझा जा सकता है कि लाठीचार्ज का जो मामला है या लाठीचार्ज जो मिस्ट्री है अभी भी अनसुलझी है और उसका समाधान नहीं निकल पाया है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर यूपी के अलीगढ़ में बंद कमरे के अंदर पति पत्नी की लाश बरामद हुई है और लाश के मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां पर थाना बल्ला क्षेत्र के गांव दतावली में एक पति ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद वह खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया।
दरअसल पूरा मामला थाना बल्ला के ददावली गांव का है, जहां पर एक युवक जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है का नाम बबली कुमार था और उसने अपनी सगी साली से तकरीबन 8 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के बाद वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था, वहीं उसके चरित्र भी शक करता था। वहीं उसकी जो पहली पत्नी थी वह अपने पति और अपनी जो बहन थी उससे अलग कहीं और रह रही थी। 10 मार्च को तकरीबन रात 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक जोड़े ने आत्महत्या कर ली है और उसके बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की तो पाया कि युवक ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद में स्वयं भी फांसी पर लटक गया। उसके अभी एसपी देहात पराग बंसल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर अमरोहा वासियों को आवारा पशुओं से छुटकारा मिलने वाला है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में आवारा पशुओं और छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात मिलेगी, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को एक कैटल कैचर दिया है, जिसके चलते जनपद भर में जो भी आवारा और छुट्टा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़कर गौशाला में छोड़ने के लिए ये वाहन जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने जिला प्रशासन को दिया है, जिसको जिला कलेक्ट्रेट से डीएम और जिला पंचायत अध्यक्ष व तमाम भाजपा नेताओं ने शुभारंभ किया है। नारियल फोड़कर हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया। पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट का है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी, सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला और तमाम जिले के अधिकारियों ने, जिला कलेक्ट्रेट में स्थित सभी अधिकारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर के साथ मिलकर कैटल कैचर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जहां पर जनपद भर में लगातार किसानों की शिकायतें की थी कि लगातार किसान आवारा पशुओं की समस्या से परेशान थे, किसानों की फसलों को आवारा पशु बर्बाद कर रहे थे, जिसके चलते जिला पंचायत अध्यक्ष से भी इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने जनपद के किसानों को एक सौगात दी है, जहां पर उन्होंने एक कैटल कैचर जिला प्रशासन को दिया है, जो आवारा छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ने का काम करेगा। इससे किसानों को कहीं ना कहीं आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी और किसान अपनी फसल की रखवाली करने से बच जाएगा। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं हरदोई की, जहां पर रेलवे फाटक पर गेटमैन ने एक शिक्षक को गोली मार डाली और जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबर बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। रेलवे गेटमैन ने एक शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि जो रेलवे गेटमैन है वो फौज से रिटायर होने के बाद में उसको रेलवे में नौकरी मिली। और आपको बता दें कि जिसको गोली मारी है वो भी एक शिक्षक हैं, वो भी रिटायर हैं। हालांकि इन लोगों की जो दुश्मनी चल रही थी वो 10 साल पुरानी, लगभग इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। उसके चलते जब दोनों आमने सामने पड़े तो गेटमैन ने अपना आपा खोकर शिक्षक को गोली मारी, जो कि ताबड़तोड़ 3 फायर किए, लेकिन एक गोली उसके पैर में जा लगी। आनन फानन में वहां के लोगों ने तुरंत ही उसको जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उसको डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर के रेफर कर दिया है। हालांकि पूरे मामले में मल्लावा कोतवाली पर मुकदमा लिख लिया गया है और उनकी बंदूक और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर रायबरेली के अंदर क्रीड़ा अधिकारी की दबंगई देखने को मिली है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। दबंगई के बहुत सारे मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन सत्तासीन नेता व पद पे आसीन अगर अधिकारी कर्मचारी खुलेआम अगर इस तरह की दबंगई करे तो सवाल उठने लाजमी है। आपको बता दें, ताजा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र कैनाल रोड का है, जहां जिला क्रीड़ा अधिकारी की तेज रफ्तार सफारी गाड़ी जो है ई रिक्शा में टकरा जाती है और ई रिक्शा चालक के ऊपर जो है साहब कहर बरफाना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, उसके ऊपर मुकदमा लिखवाने तक की भी धमकी दे रहे हैं। और ये सब होता देख वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों के द्वारा बीच बचाव भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन साहब के रुतबे के आगे किसी की नहीं चली। और ई रिक्शा चालक तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से साहब के सामने गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां उनके द्वारा मौजूद पुलिस वालों को बुलाया जाता है और मुकदमा लिखाने की बात कही जाती है, जबकि ई रिक्शा पर सवार सवारियां थी उनको भी चोटें लगी हैं और ई रिक्शा चालक को भी चोटें लगी हैं। लेकिन ऐसे गरीब के ऊपर साहब का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन जिला क्रीड़ा अधिकारी का एक ऐसा मामला आया है जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला क्रीड़ा अधिकारी के द्वारा ई रिक्शा चालक के
रिक्शा में जब ठोकर मार दी जाती है तो उससे घायल सवारी व ई रिक्शा चालक बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसको चोट लगी होती है। इसके बावजूद भी वो साहब के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन साहब के द्वारा लगातार मुकदमा लिखाने की बात कही जाती है और इस मामले को लेकर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो लगातार लोगों के बीच में सवाल उठा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि योगी राज में ऐसे अधिकारी के ऊपर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, जो लगातार ऐसे आम जनमानस में दहशत फैलाने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इधर हापुड़ में ऐसा क्या हुआ कि सिपाही ने आत्महत्या कर ली, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ में पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही के सरकारी राइफल से गोली मारकर खुदकुशी करने से पूरे जनपद में फैली है सनसनी। जी हां, आपको बता दें, पुलिस लाइन में तैनात अंकित नाम के सिपाही ने आज सुबह 4:30 बजे सरकारी राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें, अंकित कुछ दिन पहले ही 17 जनवरी को मुरादाबाद पीएससी से हापुड़ पुलिस लाइन में तैनात हुआ था और संतरी के पद पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। आज तड़के सुबह 4:30 बजे अंकित ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। मृतक अंकित बिजनौर जनपद का रहने वाला था और अंकित की शादी 22 मार्च को होने वाली थी। परिजनों की माने तो परिजन जब घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे तो परिजनों का आरोप है कि अंकित किसी तनाव से ग्रस्त नहीं था और अंकित खुदकुशी नहीं कर पाता। वहीं सिपाही की खुदकुशी की सूचना पर हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा व तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मृतक अंकित सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि अंकित ने खुदकुशी नहीं की है और अंकित की हत्या की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस घटना का खुलासा किस तरीके से कर रही है, क्योंकि पुलिस इस मामले में अभी तक खुदकुशी मानकर चल रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और इधर बस्ती के अंदर तेज रफ्तार का कहर जारी है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी बबुंदर यादव। बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र के दसिया गांव के पास कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के दौरान कार में लगी आग इतनी भयंकर थी कि लोग देख करके अचानक से भौचक्के रह गए। तो वहाँ लेकिन कार में सवार लोगों ने किसी तरीके से कार से निकल करके अपनी जान बचाई। कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, कोई हादसा नहीं हुआ कि किसी की जान नहीं गई, लोग मतलब अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। तो और वहीं लेकिन बाइक सवार जो लोग थे वो घायल हो गए और उनकी घायल अवस्था में लोग सड़क पे तड़पते रहे। लेकिन पुलिस को सूचना हुई और सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं सवाल ये परिवहन विभाग पर खड़ा होता है। अगर देखा जाए जिस तरीके से ये लोगों को नियम और ये शर्तें जो होती हैं उनका प्रचार प्रसार होता है और लगातार ये वाहन चलाने की जो एक प्रचार किया जाता है, लोगों को जो है सुझाव दिया जाता है कि लोग गाड़ी को नियंत्रित में रखें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो चाहे बाइक हो चाहे कार हो, लोग एक ऐसी वेग से और इतनी स्पीड उनकी होती है कि लोग उसको संभालने में जो है नाकामयाब होते हैं। तो वही हादसा जिस तरीके से देखा जाए तो रुधौली थाना क्षेत्र के लुम्बिनी दुद्धि मार्ग है, जो कि बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र में दसिया गांव के पास एक ऐसी घटना घटी जहां पर कार में जो और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई और कार में भयंकर आग लगी। लेकिन कार में सवार लोगों ने जिस तरीके से बाहर निकल करके अपनी जान बचाई, तो इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन बाइक सवार 2 लोगों को जो है घायल हुए और वो सड़क पर तड़प रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। तो कहें अतीक अहमद पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे सहयोगी। बरेली से मुरादाबाद पहुंचे मौलाना तौकीर रजा के द्वारा मुरादाबाद जनपद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें तौकीर रजा के द्वारा मुरादाबाद में पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा गया, अतीक अहमद मामले में चल रही बुलडोजर कार्यवाही पर मौलाना तौकीर रजा के द्वारा कहा गया ये राजनीतिक कार्यवाही की जा रही है। दरअसल तो मौलाना तौकीर रजा मुरादाबाद में पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा अतीक अहमद के ऊपर की जा रही कार्यवाही पर मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा के द्वारा बयान दिया गया है। इसके साथ ही मौलाना तौकीर रजा के द्वारा उमेश पाल हत्याकांड के मामले में इनाम घोषित होने पर इनकाउंटर होने की चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल पर तौकीर रजा के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, अपनी तिरंगा यात्रा को बोलते हुए कहा है कि वो तिरंगा यात्रा के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं, जो तिरंगा यात्रा मुरादाबाद से निकाली जाएगी। मुरादाबाद के साथ ही ये तिरंगा यात्रा प्रदेश के कई स्थानों पर पहुंचेगी और उसके बाद एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।